Hello guys, welcome to our channel Rebirth of My Jaan Part 5. Chapter 21 आर्या की क्रुएलिटी। वही आर्या कृद्धन और मृत्युंजय की बैंड बजाने में लगे थे। उन दोनों की इज्जत का पूरे कॉलेज के सामने फालूदा बना चुकी थी, मगर कहाँ आर्या बजाने वाले थे। आर्या तो वह अभी भी उन दोनों से मस्ती करने के मूड में थी। वही दिवाकर मौके का फायदा उठाते हुए वहां से बचने की जगह आर्या को सबक सिखाना का सोचते हैं। अपनी बेइज्जती का बदला आर्य से लेने के लिए वह पास में पड़ी हुई बंदूक उठाकर आर्य पर शूट करते हैं। अपनी शूट की आवाज सुनते ही गण की लोग आर्या की तरफ देखते हैं। वही मृत्युंजय और कृद्धन की तो सांसें ही अटक जाती है। वक्त रहते ही शूट की आवाज सुनते ही आर्य साइड में है गई थी, मगर उसके बाजू को गोली चुके चली गई थी। अभी उसके हाथों से खून निकल रहा था। कृद्धन जल्दी से आगे आया और आर्य के गोली लगे हुए बाजू को पकड़ उसे फिक्र करते हुए कहा, तुम एक जगह रह नहीं सकती, देखो क्या कर दिया उसने। अगर वक्त रहते तुम हट नहीं तो तुम्हारी गली आर पार हो सकती थी, पागल लड़की। आर्या, उसमें इतनी ताकत नहीं आर्य जायसवाल को मार सके। और क्या तुमने बच्चन जैसा रोना दांत ना लगा रखे, मैं कोई बच्ची नहीं जो अपना ख्याल ना रख सकूं। कृद्धन आर्य को देखते हुए बोला, शरीर से तो बड़ी हो गई मगर दिमाग से अभी बच्ची हो, हरकतें भी वैसी है बच्चों जैसी। मृत्युंजय प्रधान के पास आकर आए और बोले, बाद में दांत लेना। और क्या तुमने ये लगा रखा है बच्ची बच्ची हो, कोई बच्ची नहीं, और होगी भी तो मेरी है, तुम दूर रहो उससे। कृद्धन और मृत्युंजय आर्या एक हाथ पकड़ के खींचना लगते हैं। आर्या उन दोनों को गुस्से से घूमने लगी थी, क्योंकि एक हाथ में उसकी गोली लगी थी और दूसरे हाथ इन दोनों ने खींच खींच के लाल कर दिया था। अरे, गुस्से से झुंझलाते हो बोले, बस करो, दोनों में कोई बच्ची नहीं हूं जो ऐसे खींच रहे हो, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो जैसे मैं रोटी और तुम दोनों का भोजन जिसे पहले मिला वह चख लेगा। हलवा समझा रखा है क्या मुझे तुम दोनों ने? ये चमगादड़ जैसी शक्ल का इंसान इसने मुझे कैसे मारे, इसकी तो मैं सरे बाल नोच लूंगी आज। ये कहकर आर्य दिवाकर के बालों को अपने हाथ में पकड़ जोर से खींचने लगते हैं, अपनी ताकत लगाकर पूरी। वही दिवाकर अपने बालों का आगे से छोड़ने हुए कहते, पागल लड़की क्या करें, छोड़, मेरे बाल नोच के मारेगी क्या गंजा करके। आर्य गुस्से से उसके बालों को खींचते हुए, हाँ पागल आदमी, तेरे सारे बाल नोच के मरूंगी, इस बाल के चक्कर में मैं बाल बाल बची। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे एटीट्यूड और मासूम लड़की को मारने की, इस दुनिया से पता है तो मैं क्या इतना बड़ा जुर्म करने वाले थे, मुझे मारकर क्यूटनेस मिटाने वाले थे, इस दुनिया से पता है कितना बड़ा पाप लगता, कितनों की है लगती तुम्हें। रुद्र आर्य के पास आकर बोला, कितनों की लगती, वैसे किस किस की लगती। आर्य रुद्र को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम पागल लड़के, जब देखो जब अपनी टांग घुसने आ जाते हो, यह क्या घटिया म्यूजिक बजाने लगते हो, पीछे कभी उन दोनों के ऊपर बजाएं तो ठीक था। मृत्युंजय और कृद्धन की तरफ इशारा करते हुए कहा, और जब कुकर खड़ूस ने मेरी फर्स्ट की चुराया तब भी तुमने कौन सा लगाया गाना, एक चुम्मा बनाता तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी आज मैं। रुको, ये कहते अरे वहां पड़ी हुई कूड़े की भरती बास्केट सब रुद्र के ऊपर फेंकने की लगी। रुद्र सबके पास भागते हुए जा रहा था, मगर रुद्र को सब अपने से दूर कर रहे थे, क्योंकि आर्य के गुस्से का शिकार नहीं होने जा रहे थे। रुद्रा अपने दोस्त ऋषभ, केवल और तरुण के पास जाता है और उनसे कहता, यार बचा अपने मासूम से फ्रेंड को इस चुड़ैल से। ऋषभ उसे घूरते हुए कहते, किसने कहा था उसके काम में जाकर टांग अड़ाने के, चुपचाप देखते को नहीं, मगर तुम्हें तो शौक है ना सबके टांग में फैट में टांग अड़ाने का। केवल ऋषभ की बातों में मिलते हुए कहा, जहां रायता ना फैलाया ना हो ना वह यह महाशय जरूर फैलाएंगे जाकर। तरुण हंसते वक्त का रुद्र पर वह कहावत सही बैठती है, आ बैल मुझे मारा। रुद्र उन तीनों के पास से भागते हुए कहते, तुम जैसे दोस्त किसी को ना मिले। आर्य सब चीज उसे पर फेंकते हुए कहती है कि खबरदार, तुमने चुड़ैल किसे कहा, मुझ मासूम जैसी बच्ची को तुमने चुड़ैल कहा, तुम चमगादड़, चिलगोजा, तुम बदबूदार गटर, तुम गधे, तुम बंदर, तुम लोगों में सारे पालतू जानवर तुम ही हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें झाड़ू डंडा से मारे, देखना तुम्हें चुड़ैल की नई याद दिलाएगा वह, तुम मासूम बच्ची को सबके सामने बदनाम किया ना। रुद्र रोनी सूरत बनाते हुए आर्या से कहता है, कम से कम ऐसे तो शराब मत दो, तुम देखो ना कैसे शराब दे रही हो, कम से कम बच्चे की शक्ल देखे तो दो। तुम्हारे नाजुक हाथ दर्द हो जाएंगे, ज्यादा मत कष्ट हो जाओ, मैं खुद ही खुद को मार लूंगा। ये कहते हैं रुद्र खुद को मारने लगता है, उसकी हरकत पर सब हंसते लगते हैं। रुद्रार्य का दिन दिवाकर की तरफ ले जाते हो बोलते, मुझे छोड़ो, पहले उसको देखो, उसने तो तुम्हारी ब्यूटीनेस पर चोट पहुंचाई ना, तो उसे देखो, मुझे बाद में देख लेना। तब तक मैं भी थोड़ा एनर्जी ए जाएगी मुझ में, फिर बाद में हम टॉम एंड जेरी वाली फाइट स्टार्ट करेंगे। आर्य हंसते हो बोलते, ठीक है, मगर मैं जेरी बनूंगी तो टॉम। रुद्र हंसते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें जो बना हो बना लेना, अभी जाकर उसे सबक सिखाओ।
आर्या दिवाकर के पास जाकर उसके पास उसे घूरते हुए देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा तुम्हारे पर निकल आए हैं, चलो थोड़े तुमको आर्य जायसवाल का जलवा दिखाया जाए। मृत्युंजय आर्य के पास आते हुए बोलना है, तुम्हें अभी डॉक्टर की जरूरत, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। अरे जो इतनी देर से चुलबुला बिहेव करते हुए एक दिन अब महाकाली बन चुकी थी, वह गुस्से से बोली, मृत्युंजय शेरगिल अपने काम से मतलब रखिए वरना अच्छा नहीं होगा, आपके लिए मेरे काम में आने की जरूरत नहीं है, समझ में आए, और सीधी बात, आप कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है जो ऐसे मुझ पर हम जमाने जाते, अगर इतनी ही फिक्र है जाकर अपनी डार्लिंग को संभालिए, बेचारी वैसे ही शौक में है, आपके कारनामों की वजह मुझ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसे पर अपना टाइम वेस्ट करें तो कुछ फायदा होगा। मृत्युंजय गुस्से से अरे क्यों हाथ को पड़ते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, आर्य प्यार से समझा रहा वरना तुम मृत्युंजय शेर से समझा रहा वरना तुम मृत्युंजय शेर से समझा रहा वरना तुम मृत्युंजय शेरगिल को अच्छे से जानती हो जो किसी के आगे झुकता नहीं। मृत्युंजय के हाथों को अपने बाजू से हटते हुए कही, हम उसे अच्छा कौन जानता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलना खूब जानता हूँ, उसे कौन नहीं जानेगा, वही है मृत्युंजय शेरगिल। मृत्युंजय आर्य पर चिल्लाते हुए का, आर्य अपनी हद में रहो वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इस बात के लिए पछताना पड़े। आर्या इस तरह चिल्लाते हुए कहानी, आप अपनी हद में रहे मिस्टर शर्लिन, यह मेरे मामले में उड़ना बंद कीजिए क्योंकि अब आर्य के ऊपर किसी अजनबी का हक बर्दाश्त नहीं कर, और जितना पछताना था मैं पछता चुकी हूँ, अब पछताने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने मुझे दर्द दिया, मेरे अपनों को, और इसे कोरी धमकी मत समझिएगा मैं मिस्टर शेरगिल। आर्या ये कहते हुए अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, कैसे उसने मृत्युंजय शादी की थी, शादी के बाद मृत्युंजय हमेशा त्रिशा के साथ अच्छा व्यवहार करता था, पत्नी का दर्जा देता था उसे, जो हक उसका था वह त्रिशा को मिलता था, सबके सामने आर्या को एक बेइज्जती और दर्द के अलावा मृत्युंजय ने कुछ नहीं दिया। वही सब याद करते आर्य खुद पर गुस्सा और खुद के दिल में तकलीफ हो रहे थे कि कैसे उसने कैसे इंसान से प्यार किया जिसने उसे कभी प्यार नहीं किया, और अब उसके उसे छोड़ने पर वह इंसान उसके पीछे पागल की तरह पड़ रहा है। आर्य अपने मान में बोलते, मृत्युंजय शेरगिल, हर चीज की एक कीमत और एक वक्त होता है, अपने पास रखना को जो तुमने गाँव दी 2 साल पहले, यह वक्त और यह कीमती समय मेरे अपने और मेरे से प्यार करने वाले लोगों के लिए है, ना कि उनके लिए जिनकी वजह से मैंने अपने वह साल दर्द में गुजरे बिना अपनों के बिना। दिवाकर जो पहले इतना मजबूत और शेर दिल बन रहा था, वही आर्य को इतने गुस्से और आंखों में किसी की मौत की चाहत देखकर वह 2 कदम पीछे घुसने लगता है, मगर वह पीछे घटक पता उससे पहले आर्य उसके पैरों पर अपनी बूट्स को धंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, अपने गुनाहों की सजा तो लेते जाओ। आर्य अश्मित की तरफ देखते हुए कहती है, सामान लो जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस फालतू इंसान के ऊपर वेस्ट करो, मगर दर्द तो देना बनेगा ना, आखिर सबक तो देना बनता है ना लोगों को कि अगर कोई किसी का दिल और उसकी इज्जत लूटता है तो कितना दर्द होता है। अस्मित भी आर्य के बटनों को समझ जाता है, क्योंकि कितने सालों से हो आगे के साथ हर बार वह मृत्युंजय की वजह से आर्य को दर्द में तकलीफ होते हुए रोती हुए देखा था, भले ही आर्य मजबूत थी मगर थी तो एक लड़की और एक नर्म दिल इंसान, जिसे तकलीफ होती थी खुद के दर्दों से और लोगों की तकलीफों से। अस्मित अपने मन में बोलना है, आज आप सही मानों में अपने अस्तित्व में आ रही है, जो लोगों के दर्दों से भले ही आप वास्ता रखती थी मगर अपने आप को दर्द देने वालों को भी नहीं छोड़ती हो। मैं यही दुआ करूंगा कि आपकी जिंदगी में वह प्यार वह इंसान आए जो आपको हमेशा खुश रख पाए, ना कि वह जो कि खुशियों को माता में बादल दे। ये सब मृत्युंजय की तरफ देखते हुए अस्मित कहता है अपने मन में। थोड़ी देर में अस्मित अपने हाथों में कुछ बड़ी और कुछ छोटी बोतल लिया आता है। आर्या बोतल को लेते हुए बोली, बहुत गर्मी है ना दिवाकर, तुम्हारे अंदर सारी गर्मियां शांत होगी, इतनी गर्मी है ना कि यह गर्मी तुम्हें खुद जलाएगी। बोतल को खोलने ही उसमें से थोड़ा ग्राम बाप जैसा धुआं निकलने लगता है, तेजी से सबको देखना पर ऐसी लगता है जिससे वह ऐसी दिमागी एसिड की जगह कुछ और तक एक रसायन था जिसे आर्य ने खुद अपने हाथों से आज के लिए ही तैयार किया था। दिवाकर उसे बोतल को देखते हुए बोलता, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम जानती नहीं हो मेरी बहन को और उसके पति को तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए दिया फैमिली से पंगा लेकर अभी भी वक्त संभल जाओ आर्या, मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा। आर्या हंसते हुए बोली, आर्य को संभालने वाले हमेशा गिर गए और जो गिर गए आर्य उन्हें संभालने लायक नहीं छोड़ती। तुम चिंता मत कर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जीजी और जीजा दोनों सही सलामत रहेंगे, आखिर उनकी भी तो बड़ी आएगी, उनके ही गुनाहों की सजा भी तो उन्हें मिलेगी, मगर उनकी गुनाहों की सजा तुमसे ज्यादा दर्दनाक रहेगी, आखिर उनका पर तुमसे बड़ा है और वह तुम्हारे जीजा जो है, तो उनकी मेहमान नमाजी में मैं कैसी कमी करूंगी कोई।
और रिलैक्स से कोई एसिड नहीं है पर उसे बहुत बड़ा है जो धीरे धीरे अंगों में जाने के बाद थोड़ा जलना है, फिर जलन के बाद ठंडक पहुंचती है, फिर जलना है। जब इसकी एक बूंद तुम्हारे अंदर जाएगी ना तो यह ऐस बड़ी ही जलन देगा, मगर यह पूरी बोतल जाएगी तो तुम्हारी नसों में ऐसी जलन होगी जैसे तुम भट्टी में ताप रहे हो। इससे तुम तड़पोगे मगर मारोगे नहीं। ये कहते हुए अरे अस्मित को इशारा करती है। अश्मित अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है जिससे बॉडीगार्ड आगे दिवाकर को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं। दिवाकर को पकड़े जाने के बाद अरे वह बोतल अस्मित को दे देते रहती। यह सजा बाद में, पहले उससे थोड़ा मजा चाहिए। जैसी हैवानियत दिखाएं वक्त लड़कियों की चीख सुनकर एंजॉय करता था। मुझे इसकी चीख सुनानी है तो उसके लिए मेरे हथियार तो लिया। तू किसकी बॉडी इतनी सही सलामत मुझे देखी नहीं जा रही। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। गुस्सा तो मुझे शांत करना का वरन मेरे हेल्थ पर असर पड़ेगा ना। अस्मित कुछ औजार लेकर जाकर के हाथ में रख देता है। उन हजारों को बड़ा अजीब तरीके से हाथों में घूमते हुए कहती है कितने दिनों बाद लिया है हाथ में, वरना कुछ लोगों की वजह से सच में दिल का सुकून चला गया था, मगर खुद की आज़ादी मिलने पर इतना सुकून मिलना है ना कि जैसे लगे कोई कैद से आज़ाद हो गई। आर्य कांचा का कपड़ा उठाती है जिसमें उसने टुकड़े करके कांच को अच्छे से चिपकाए हुआ था। उसे कपड़े को अपने हाथों में उसे जग छोर से बांधती है जो कपड़ा सदा था जहां पर कांच नहीं लगे हुए थे। बहुत शौक है ना लड़कियों के शरीर को नोचने का, आज शौक में तुम्हारा पूरा करूंगी दिवाकर। ये कहते हुए आर्या कांच के कपड़े को पूरे फोर्स के साथ दिवाकर को मारकर जोर से उसे कपड़े को खींचते जिसे दिवाकर के शरीर की चमड़ी खींचती है। खून रिश्रा होता है और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है जो वहां बैठे दीप्ति को सुकून दे रही थी। आर्या एक के बाद दिवाकर पे उस कंच के कपड़े से वर पर वर करे जा रही थी। वर से दिवाकर की चीख पूरे कॉलेज में गूंज रही थी। आर्या का गुस्सा जैसे आज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसने अपने हाथों में से उस कपड़े को फेंका और एक स्टूडेंट के पास से हॉकी की स्टिक को लेकर दिवाकर के सामने खड़ी हो गई। दिवाकर आदमारी हालत में भी अपनी जान को बचाने के लिए आर्या से भीख मांगने लिए अपने हाथों को जोड़ते हुए बोला मुझे माफ कर दो। आर्या चिल्लाते हुए बोली किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो और कहो माफ कर दो, किसी का दिल तोड़ दो और कहो माफ कर दो, किसी को धोखा दो तो माफी मांग लो। औरतों को देवी बोलते हैं ना, जब ये देवी महाकाल का रूप लेती है ना तो संसार का भी नाश करने की ताकत रखती है। ये कहते हुए आर्या ने दिवाकर के मेन पार्ट पर हॉकी स्टिक से वर पे वर किए जिसे वो जगह लहूलुहान हो गई। चैप्टर 22 कृद्धन की केयर आर्या के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कल से मेरा दिमाग का बैंड बाजा रखा है। कई लोगों ने एक सवाल पूछ के कि हीरो कौन है, तो मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, हीरो कृद्धन है। हीरो कृद्धन है रहेगा तो रिलैक्स होके कहानी पढ़ी है, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेगा। और यह बार बार प्रोनाउंस की कंप्लेंट मत कीजिए क्योंकि मुझे पता है कि प्रोनाउन में थोड़ी गड़बड़ हो रही होगी, तब इसमें मैं क्या कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पापा कोई अंबानी तो है नहीं जो मुझे फ़ोन लाला कर देंगे। मुझे खुद थोड़ा काम करना पड़ेगा और खुद के लिए फ़ोन अरेंज करना पड़ेगा। जो भी मैं फ़ोन उसे कर रही हूँ यह मैंने 2019 में ख़रीदा था जब मैं 12th की थी और अभी तक ही मेरा फ़ोन कटरा बन चुका है काम करते करते। इसके लिए मुझे एक नया फ़ोन चाहिए, तभी मेरी प्रोनाउंस जो आप कर रहे हो गड़बड़ा है, ख़राब है, क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा बिगड़ चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी नवल का प्रमोशन करने के लिए नहीं रोका है, मगर इतना प्रमोशन करना है तो मेरी कहानी को रेटिंग देखकर करना, वरना मुझे गुस्सा आया क्योंकि मेरे को बार बार कमेंट पढ़ने में तब गुस्सा आता है ना कि कहानी। मेरे कमेंट नवल की जगह लोगों की कहानी का प्रमोशन होता रहता है, मुझे इतना गुस्सा आता है क्या बताओ। अगर फ्रेंड्स आपको कहानी पढ़नी है तो पढ़ी है, मगर ऐसे बार बार कहानी का सत्यानाश मत करिए। बार बार नवल का एडवर्टाइजमेंट करके मेरे कोई एडवर्टाइजमेंटेड की दुकान तो नहीं खोल रखी जो आप लोग एडवर्टाइजमेंटेड कर रहे हैं। Pouting, 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 fire, 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 fire। आर्य के ऐसे हॉकी स्टिक से वार करने पर दिवाकर के प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह जख्मी कर दिया था, मार मार के। जिस हिसाब से आर्यन ने वरा किया था उसे हिसाब से उसने ऐसे वरा किया था ताकि उसका वह पार्ट है डैमेज हो जाए जो कभी उसका यूज ही ना कर पाए। वही आर्य के ऐसे करने से सभी लड़कों की हवा टाइट हो गए तो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुए खड़े थे। वहीं लड़कियों की तो आर्य के लिए एक अलग ही इज्जत पैदा हो गई थी अपने दिल में। अस्मित देखा है आर्य अब अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो आगे के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर आर्य अस्मित को दूर धकेल देती और रुकते नहीं बल्कि और यह फोर्स के साथ दिवाकर को मारने लगते हैं। आर्य की हालत देखकर अस्मित को समझ जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है जो उसके लिए सही नहीं है।
दिवाकर को मारते मारते उसके आसपास की जगह पूरी खून से लाल हो चुकी थी, मगर आर्य थी जो रुकने का नाम नहीं लेते। मैं आगे का इतना क्रूएल रूप देखकर लड़कों की हवा टाइट थी, वहीं लड़कियों के लिए दिल में जा इज्जत थी, मगर एक डर भी था आर्य का ये रूप देखकर। आर्य के ये रूप किसी नॉर्मल इंसान के लिए सा पाना मुश्किल था। वही आर्यन बिना देरी के एक झटके में अस्मित के हाथों से वह बोतल ली और एक झटके में से खोलने ही दिवाकर के मुंह में जबरदस्ती उसे पिलाने लगी, नाक बंद करके, ताकि वह लिक्विड अपने मुंह से ना निकल पाए, उसे पीना ही पड़े। आर्या इतने पर ही नहीं रखी, दिवाकर को बालों को पकड़कर वहां रखे दीवार पर उसके सर को पटकने लगी। आर्या को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख मृत्युंजय उसके पास जाने लगा तो अस्मित उसे जाकर बोला, मिस्टर शेरगिल, आप मैम से दूर रहिए, आप अगर उनके पास गए तो शायद खुद को हर्म कर ले। मृत्युंजय गुस्से से बोला, तुम दो कौड़ी के लड़के मुझे बताओगे कि मुझे मेरी स्वीट हार्ट के पास कैसे जाना चाहिए और कब नहीं। अस्मित एक व्यंग भारी मुस्कान मृत्युंजय को देते हुए बोला, ये दो कौड़ी का लड़का मैं के पास तब रहा है जब उन्हें आपकी जरूरत थी, मगर अब उन्होंने आपकी जरूरत नहीं है तो आप उनसे दूर रहे तो अच्छा होगा। और वैसे भी अभी मैं सबके सामने कहा है, आप कौन से कोई रिश्ता नहीं तो आप उनके पास जा सकते नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा उनके जिंदगी में मैं रहा हूं और मेरे को पता है मैम कैसे कब रिएक्ट करती है। मिस्टर ओबरॉय ये सब देख और सुन रहा था, मगर अब उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि वह आर्या की हालत को ध्यान से देख चुका था कि वह ठीक नहीं है। अब उसे उसकी जरूरत, तब उसके पास जाना होगा। अस्मित के पास जाकर कहता है, मैं देखा हूं उन्हें। मिस्टर ओबरॉय को देख अस्मित एक मुस्कान के साथ कहता है, आप जा सकते हैं उनके पास। मृत्युंजय गुस्से से कह दिया, अजनबी इंसान मेरी स्वीट हार्ट के पास नहीं जाएगा। कृद्धन गुस्से से मृत्युंजय का जवाब देते हुए कहता है, मुझे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं मुझे कब मेरी जान के पास जाना है और कब नहीं, और आप उससे दूर है तो अच्छा होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में आपका कोई वजूद नहीं है। मिस्टर शेरगिल, अजनबी हूं फिर भी उनके लिए सेफ हूं, किसी अपने की तरह उनके लिए धोखेबाज तो नहीं होगा। वही कृद्धन की बातों से मृत्युंजय को गुस्सा आ जाता है और वह कृद्धन कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से बोलना है, मृत्युंजय खुद को समझते क्या हो तुम, किस बात का इतना घमंड है तुझ में। कृद्धन अपना कॉलर छुड़ावाते हुए बोला, घमंड होना अच्छी बात है, मगर मुझमें वह घमंड नहीं, क्योंकि खुद पर घमंड अच्छे अच्छे की जिंदगी को तबाह कर देता है। मिस्टर शेरगिल, वक्त संभल जाए, वरना ऐसा ना हो जिस रास्ते पर अब चलने की कोशिश कर रहे हो वह आपको तबाही के रास्ते पर ना ले जाए। मृत्युंजय हंसते हुए बोलो, जिसे तुम तबाही का रहे हो वह मेरा जुनून और दीवानगी है, जिसे मैं अपने के लिए किसी की तबाही भी ला सकता हूँ। कृद्धन रुड टोन में बोला, घमंड अच्छा है, मगर यह पूरा नहीं होगा मेरे होते हुए। जिस दीवानगी की तुम बात कर रहे हो मेरा सुकून है और मेरी जान है, जिसके लिए मैं तुम्हें तो क्या किसी के भी वजूद को भी मिटा सकता हूँ, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने उसके पास जाने की कोशिश की तो उसकी सांसें छीन लूंगा, अगर उसे किसी ने मुझे दूर करने की कोशिश की तो मैं उसकी जिंदगी से उसे दूर कर दूंगा, अगर हमारे बीच में किसी ने आने की कोशिश की उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर छोड़ दूंगा। मृत्युंजय गुस्से से बोला, ये तो तुम्हारी गलतफहमी है मिस्टर ओबरॉय, तुम अभी जानते नहीं हो अच्छे से मृत्युंजय शेरगिल को अपनी चीज अपने के लिए किस हद तक जा सकता है। कृद्धन गुस्से से बोल, खबरदार जो मेरी जान को किसी चीज से कंपेयर करने की कोशिश की। कृद्धन और मृत्युंजय की लड़ाई की वजह से एक कोल्ड वॉर जैसा हो गया था। कॉलेज के आसपास सभी बच्चे उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। जिस लड़की के लिए लड़ रहे थे वह लड़की तो अभी अपनी क्वालिटी दिखने में मिस्टर दिवाकर के ऊपर अपना गुस्सा निकलने में मशगूल थी। इस बार से अनजान की दो फेमस लोग बिजनेसमैन उसके लिए लड़ रहे हैं। रुद्रादित्य के पास जाकर मृत्युंजय और प्रधान को देखते हुए बोलना, ये दोनों तो ऐसे लड़ रहे जैसे हम फिल्म की शूटिंग देख रहे हो, एक हीरोइन के पीछे दो मजनू पागल, ऐसे कहानी में एक अनार दो बीमार वाली फीलिंग आ रही है दोनों को देखकर। मैं जैसे सभी ने उसकी बात सुन ली हो तो नीचे उसके पास आकर बोले, अगर तुम चुप नहीं हो ना तो उसे अनार के बीमार का तो पता नहीं, मगर तुम्हारी कुटकुट के अभी बीमारी कर देगी। तुम्हें याद ना हो तो याद दिलाती हूँ कैसी है अनार, तुम्हें मार मार के भरता बनाने पर तुली हुई थी, अगर उसने सुन लेना क्या करेगी तुम्हारा क्या पता फिर कैसे लोगों तुम उसे अनार के हाथों से मार खाकर। फिर कैसे टूटी हड्डी की साथ लगोगे तुम, एक बीमार प्राणी, फिर सबको अपनी दास्तान सुनाना, एक अनार ने मार के कर दिया तुमको मार। इन सब की बातों को इग्नोर करते हुए अस्मित कृद्धन के पास जाकर बोला, सर आप मैम को यहाँ से ले जाइए, यहाँ का मैं संभाल लूंगा, अभी मैम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ, उनके खुद को भी चोट पहुंचा सकती हो, खुद उसके लिए उनके लिए हम हो सकता है ये सब।
वही कृद्धन जो मृत्युंजय को गुस्से से घूर रहा था वह स्मिथ की बातों से होश में आया। आप जाकर उसे आर्य का ख्याल है। वह मृत्युंजय को इग्नोर करते हुए आर्य के पास जाने लगा। जब उसने आर्य की हालत देखी जो कि अच्छी नहीं थी तो उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। आर्य बिना रुके हुए दिवाकर को मार रही थी। अपने हाथों का ख्याल किए बिना उसके हाथों से खून धारा भारी जा रही थी। उसे अपने आप का कोई होश ही नहीं था। कृद्धन ने बिना देरी किए आर्या के हाथों से हॉकी स्टिक छीनकर दूर फेंक दी। वहीं अपने हाथों से किसी को हॉकी स्टिक छीनकर फेंकता देख आर्य के गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर चढ़ गया था। वह जैसे ही पीछे घूमकर कृद्धन को मारने वाली थी वैसे ही एक मजबूत हाथ में आर्य को हाथ को अपने हाथों से पकड़कर उसके पीठ से लगा दे। आर्या बिना किसी भाव से सामने वाले इंसान को घूरते हुए देखकर बोली, मेरा हाथ छोड़ें मिस्टर ओबरॉय, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पता चले आप ही मेरे गुस्से का शिकार हो जाए। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। कृद्धन गुस्से से बोलना है, इतना गुस्सा करना जान तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, और पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। मैंने कब कहा मुझे छोड़ने के लिए? नहीं, मैं खुद को तुम्हें छोड़ने दूंगा। एक बार पकड़ के तो दिखाओ सही। आर्या गुस्से से चिल्लाते, वाली बकवास बंद कीजिए। अब कहीं ऐसा ना हो आपका ही मर्डर आज मेरे हाथों हो जाए। कृद्ध आर्य को देखते बोला, क्या गुंडों वाली लैंग्वेज बोली रही हो? बात करनी है तो थोड़ी रोमांटिक ही कर लो। इतना हैंडसम मुंडा तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर इतना ही रोमांस मर्डर है तो जाकर ढूंढो ना किसी को। ये जाकर मृत्युंजय शेरगिल के साथ रोमांस करो। मेरा दिमाग मत खा मिस्टर ओबरॉय, वरना। प्रधान गुस्से से बोल, कितनी बार का उसे आदमी के साथ मेरा नाम मत लिया करो, मगर तुम्हें समझ में ही नहीं आता और क्या बार बार उसका साथ मेरा नाम जोड़ी रहती हो? एक बार तुम्हें ट्रेलर दिखाएं, समझ में नहीं आता? मैं उसे टाइप का नहीं हूं, अपना तो मुझे पता है, उसका नहीं। उसको बोलो किसी और को ढूंढ ले। हाँ, मैं इतना हैंडसम, मुझे पता है वह मुझे पसंद करता होगा, इसमें मेरी गलती नहीं, मगर मैं तो तुम्हें पसंद करता हूं जान, तुम भी पसंद कर लो। क्या पता तुम्हारा एक सिरे पीछे पड़ जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा? कहीं तुम्हारा एक्स तुम्हारी शौतन ना बन जाए। चलो अभी मैं तुम्हें थोड़ा रोमांस सीखता हूँ। तुम कितनी अनरोमांटिक हो, मुझे तो तुम्हें देखकर रोमांस करने का मन करता है। एक तुम हो जो मुझसे ही दूर भागती रहे, तो कहीं कहीं मुझे शक होता है कहीं तुम्हें इस चुड़ैल तो पसंद नहीं। आगे त्रिशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है। आर्या से गुस्से से घूरते हुए कहते, शट अप, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जिसे पसंद करूंगी, इतना बड़ा टेस्ट नहीं है मेरा। फिर तो ठीक है जान। ये कहते हुए कीर्तन आर्या को अपनी गोदी में उठा लेता है। कृद्धन के ऐसे अचानक उठाने से आर्या घबरा जाती है और कहती है, क्या पागलपंती है, क्यों उठाया मुझे? मैं चल सकती हूँ, भगवान ने मुझे दोपहर दिया, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम गोदी उठा लिया। मुझे मेरे होते तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं होते हुए तुम्हें चलने की क्या जरूरत? मेरी गोदी है ना तुम्हें मेरे लिए। कृद्धन आर्या को चिढ़ते हुए आगे बोला, वैसे भी अभी से ही प्रैक्टिस करना जरूरी है ना, शादी के बाद सुहागरात के दिन तुम्हें ऐसे ही ले जाना पड़ेगा ना। मुझे अपनी जान का वजन उठाने की आदत तो उठानी पड़ेगी ना, आखिर तुम इतने फुल हो जैसी हो दिखे में सिर्फ मोती लगती है, मगर उठाने में किसी फूल या गधेड़े में भारी हुई रुई से काम नहीं। आर्य गुस्से से बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तारीफ एक तरफ तो मोती बोल रहे हो, एक तरफ तो मुझे गद्दार फुल कह रहे हो। कृद्धन अपनी गाड़ी के पास आ गया था। पंकज अपने बॉस को अपनी गाड़ी के पास आता तक जल्दी से गेट के पीछे का बैक सीट का दरवाजा खोलना है। गेट खोल लेते ही कृद्धन आर्या को अपने गॉड में लेकर बैठ जाता है। आर्या गुस्से से कहती है, फिर तुम मुझे गॉड में लेकर बैठकर कितनी बार कहा है मैं बच्ची नहीं हूं? तो आर्या के जवाबों का देते हुए एक दान कहता है, कोई बात नहीं जान, तुम मेरी गोदी में बैठ सकती हो, तुम्हारा हक जो है, आखिर तुम्हारा होने वाली पति की ही गोद है, ऊपर से नीचे तक तुम्हारा ही हूं जान, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हो मुझे जान। आर्या गुस्से से कृद्धन से कहती, आखिर चीज लाइन कितनी लड़कियों को बोली है, कितनों के साथ फ्लर्ट किया है ऐसा? आरा की बातों से गुस्सा होते हुए मिस्टर ओबरॉय उसके गले को पड़ते हुए पीछे से उसका चेहरा अपने सामने लाते हुए बोलते, तुम पहले हो और आखिरी, यह कहते हुए उसके गर्दन पर अपने फोटो को रख वहां वाइट करते हुए कहता, ये तुम्हारी पनिशमेंट, मेरा नाम किसी के साथ जोड़ने के लिए जान। और एक बात याद रखना कि धन और ब्रोय की जिंदगी में सिर्फ एक लड़की आई है और हमेशा वह रहेगी, और वह हो तुम। उसके जिंदगी, उसके जीवन, उसकी बॉडी, उसकी सांसों, उसके प्यार, उसके हर चीज पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा जान। वही कृद्धन की बातों को सुन आज आर्य के दिल में एक हलचल सी होने लगी थी। वह जानती नहीं थी वह क्या था, मगर इतना जानती, कृद्धन का ये सब कहना उसके दिल को सुकून दे रहा था। आर्या अनजाने में ही कृद्धन को कस के हक कर लेती है। वही कृद्धन इस बात से खुश होकर आर्या को टाइट हक कर लेता है। कुछ देर में आर्य की बॉडी ढीली पड़ जाती। जब कृद्धन आर्या के चेहरे को आगे करके देखा है तो आर्य बेहोश हो चुकी थी, शायद उसके हाथों से बह रहे खून की वजह से वह बेहोशी हो चुकी थी। कृद्धन एक्सप्रेशन जो पहले स्वीट तो एकदम डार्क हो जाते हैं। वह अपने ड्राइवर को पार्टीशन ऑन करने को बोलना और कहता है, गाड़ी ओल्ड ओबरॉय मैंशन चलो।
कृद्धन कुछ सोचते हुए खुद से बोलना है जान तुम्हें वहां जाना ही होगा मेरे साथ वरना कैसे दुश्मनों को दिखाएंगे आखिर उनके प्लान को कामयाब होने से पहले मैं उन्हें एक सदमा जो देना चाहता हूं एक कहानी उन्होंने देखी थी साजिश की एक कहानी मैं लिखूंगा उनकी मौत की। ये कहते हो आर्य के बालों को हल्के हाथों से चलने लगा। चैप्टर 23 आर्य ने बजाई कृद्धन की बेंड। कृद्धन को आर्य को गोदी में उठता हुआ देख मृत्युंजय गुस्से से पागल हो जाता है जिससे वह कृद्धन को कुछ कहा पता उससे पहले कृद्धन अपनी गाड़ी में बैठकर ओल्ड मैंशन के लिए निकल जाता है। वहीं आर्य और कृद्धन को जाता हुआ देखकर मृत्युंजय गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को मृत्युंजय गुस्से से घूर रहा था क्योंकि ड्राइवर ने अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी जिसे मृत्युंजय का गुस्सा बढ़ रहा था। मृत्युंजय गुस्से से चिल्लाते हुए कहते गाड़ी चलाओगे तुम्हें उठाकर बाहर फेंकूं मैं। मृत्युंजय की इतनी डरावनी आवाज सुनकर ड्राइवर की रुकावट जाती है फिर भी वह हिम्मत करके पूछता है सर कहाँ जाएंगे। वैसे ही मृत्युंजय का दिमाग मिस्टर ओबरॉय ने खराब कर रखा तब उसका ड्राइवर ये सवाल पूछकर उसके दिमाग को और ज्वालाभट्टी बना रहा था वह गुस्से से बोल जहन्नुम में ले चलो महागुरु के पास ले चलो। मृत्युंजय की बातों को सुनने के बाद ड्राइवर गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लेता है जहां पर लोगों को जाना माना था। शहर के लोग जाग जाने से मानते क्योंकि वह पहाड़ डरावने इलाका माना जाता है जहां लोग जाने के बाद गायब हो जाते थे वह एक शापित जगह मानी जाती थी। शहर कई लोगों का मानना था कि वहां पर लोगों की आत्मा को मुक्त किया जाता था वहां पर लोगों बाली या साधना के लिए मारा गया था इसलिए वहां पर उनकी आत्मा आज भी भटक रही थी मगर वहां मृत्यु क्यों जाता था ये पहेली थी जो कि आर्य से जुड़ी हुई थी। ओल्ड ओबरॉय मैंशन। कृद्धन की गाड़ी एक महल जैसे दरवाजे पर आकर रोक जिसका कलर ब्राउन एंड गोल्ड था उसके डिजाइन का इस साल पुरानी लगा रहे थे जैसे राजा महाराजाओं के जमाने में थे। कृद्धन गाड़ी रोकने से अपनी आंखें खोलता है जो कि वह बंद करके बैठा था। उसकी गोद में बेहोश उसकी जान को अब होश आने लगा था होश में आने की वजह से आर्य कृद्धन की बाहों में कसमस आने लगी थी जिसे महसूस करते ही कृद्धन ने अपनी आंखें खोल ली थी। आर्य अपनी आंखें खोलने के बाद उसकी आंखों के सामने सिर्फ प्रधान का हैंडसम चेहरा आता है एक पल के लिए उसकी आंखों में देखते ही आर्य सब कुछ भूल जाती है मगर अगले ही पल आर्य कृद्धन की बातों से चिढ़ जाती है। कृद्धन यह को चिढ़ाने के लिए उसे बोलते हाँ मैं हैंडसम तुम्हारा ही हक है जब चाहे जैसे चाहे देख सकती हो जान बस एक बार अपनी इस हैंडसम बॉयफ्रेंड को याद कर लेना। आर्या गुस्से से कहती है तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा मिस्टर ओबरॉय। कृद्धन कोई बात नहीं जान ख्वाब को सच करना मुझे आता है वैसे आप भी जान तुम्हें किसी से मिलना देखो तुम अपने ससुराल आए हो तो थोड़ा शर्माओ जान क्योंकि हमारे घर में सब कुछ शर्मीली पसंद है ना कि तुम जैसी खूंखार जंगली बिल्ली। आर्या चढ़ते हुए बोली जाकर इस शर्मिला को ढूंढना जो पूरे दिन शर्माती रहे मेरे पीछे क्यों पड़े हो मुझ जैसी जंगली बिल्ली के। कृद्धन रूठे हुए बच्चे की तरह बोल जान मुझे तो जंगली बिल्ली पसंद है जानवरों का शिकार करने वाली जंगली बिल्ली चाहिए मुझे ना कि घास फूस खाने वाली शर्मीली लड़की रे गुस्से से चिल्लाते वाली पागल आदमी तुम क्या मुझे जानवर समझते हो जो मैं जंगली जानवरों को शिकार करती हूँ। आर्या चिल्लाते हुए बोली पागल आदमी क्या समझते हो मुझे जंगली जानवर जो जानवरों के साथ रह रहे कि जानवरों का शिकार करती है। कृद्धन अपने साइड में पानी की पड़ी बोतल उठाते हुए आग के मुंह के पास ले जाते हुए बोला जान इतना मत चलाओ तुम्हारी सुरीली आवाज फटे हुए बड़ी की तरह हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा पूरी जिंदगी फटे हुए बांसुरी को तो नहीं सुन पाऊंगा ना। आर्या मुस्कुराते हुए अपनी हाथ को पीछे ले जाते हैं जीस जो हाथ सही था उससे कुछ ढूंढते हुए जब उसके हाथ में फाइल आई तो गुस्से से प्रधान को मारते हुए बोले पागल आदमी शादी करना है इंसान से और गुण ढूंढ रहे हो जानवर वाले कभी कहते हो जंगली जैसे खाने वाली चाहिए जानवर को शिकार वन कभी कहते हो फटे हुए आवाज वाली क्या जानवरों की क्वालिटी वाली लड़की से शादी करनी है। जान ऐसे खुद को जानवर से तुलना मत करो मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी एनर्जी अभी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जान इतनी है एनर्जी तब करना जब हम बेड पर एक्सरसाइज करेंगे कृद्धन ने मुंह बनाते हुए कहा। आर्य का फैसला हो गया गुस्से से यह शर्माने से पता नहीं मगर वह कृद्धन तरफ देखकर बोली बेशर्म आदमी मुंह बंद करो। अब तक गाड़ी उसे बड़े से गेट से अंदर आ चुकी थी जिसकी वजह से कृद्धन जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो और सामने एक बड़ा संभल देखकर उसी में को जाती है एक सुकून मिलता है उसे देखकर यह इस घर को। कृद्धन जैसे आर्य को लेकर गेट पर पहुंचता है तभी किसी के दमदार आवाज आती है जो कह रहे थे रुक जाओ वहीं पर बरखुरदार। वही उसे आदमी की आवाज सुनकर आर्य कृद्धन को नीचे उतरने को कहती है वही कृद्धन उसे आदमी को घर के देखता है। इंट्रोडक्शन ओबरॉय फैमिली। जयवंत ओबरॉय कृद्धन के फादर उम्र 50 साल।
ये दिखाने में किसी हीरो से कम नहीं है। इन्हीं के ऊपर हमारे हीरो के फीचर है। इनका नेचर थोड़ा रूड, गुस्सैल और सख्त है बाहर वालों के लिए, मगर घर वालों के लिए सॉफ्ट हो जाते हैं। मगर अपनी पहली बीवी से प्यार करते, जिनका नाम साइना था, की मृत्यु अचानक से हो गई थी, जिसका कारण किसी को नहीं पता, वह एक राज है। उनकी दूसरी बीवी का नाम अर्पित है, जो इनके नाम की पत्नी। सभी के सामने तो पत्नी पति वाला व्यवहार करते हैं, मगर अकेले में दोनों अजनबी की तरह रहते हैं। इनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। अर्पिता ओबरॉय कृद्धन की सटेप मॉम, उम्र 35। ये थोड़ी सावली है, ये गरीब परिवार से है, मगर दिल की साफ है। इनका कोई अपना बच्चा नहीं है, मगर यह कृद्धन और उसके भाई बहनों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह। बलदेव ओबरॉय कृद्धन के दादाजी, उम्र 65 साल। इनका नेचर थोड़ा सा ताकते, घर के सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए उन्होंने रूल बना रखे हैं जो सभी को मनाना पड़ता है। यह एक मिलिट्री आर्मी ऑफिसर है। कुलवंती ओबरॉय, उम्र 60 साल, कृद्धन की दादी। इनके आगे उनके पति की नहीं चलती है। नेचर से थोड़ी स्वीट एंड क्यूट और केयरिंग है, मगर जब बच्चों की गलती पर आती है तो उनको सजा देने से पीछे नहीं हटती। वसुंधरा महेश्वरी, उम्र 45 साल, बलदेव जी की बहन। ये थोड़ी लालची और रूड किस्म की औरत है। ये जब देखो जब अपने घमंड में रहती है। इन्हें किसी से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। इन्हें अर्पिता जी पसंद नहीं है, क्योंकि वह एक गरीब परिवार की लड़की है। प्रणाम महेश्वरी, उम्र 50 साल, वसुंधरा जी के पति। इस सरल एवं स्वभाव के आदमी हैं, मगर उनकी शादी वसुंधरा जी से बिजनेस मोती के लिए हुई थी, मगर वसुंधरा जी को इनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें बिजनेसमैन हस्बैंड चाहिए था। अहान और मिष्टी कृद्धन बहन है, छोटी दोनों। अहाना बड़ी है मिष्टी से, उसकी उम्र 22 साल है, मिष्टी की उम्र 20 साल है। दोनों ही चंचल, नटखट, मासूम दिल की लड़कियां हैं। लविश ओबरॉय, 25 साल, सपोर्ट पसंद। इनका बिहेवियर इनके मूड पर डिपेंड करता है। वसुंधरा प्रणव के 2 बच्चे हैं, एक मोहित, सुजाता। मोहित जिसके बारे में अपने कॉलेज के चैप्टर में पढ़ा था। सुजाता महेश्वरिया एक पेजे से मॉडल है, उम्र इसकी 24 साल है, गुण अपनी मां की तरह है दोनों के बच्चों के। बैक टू स्टोरी। कृद्धन आर्य का हाथ पकड़ते हुए मैंशन के अंदर लाया। वही आर्य को देखते हुए सभी एक पल के लिए उसमें खो गए, मगर जब कुलवंत जी की नजर आर्य के जख्मी हाथ पर गए तो कृद्धन को डांटे हुए पूछा, इस बच्ची को क्या हुआ? कुलवंत जी की बात सुन के सभी का ध्यान आर्य के जख्मी हाथों पर गया, जहां अभी तक खून बह रहा था। अर्पिता जी आगे आए और आर्य के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए आर्य की फिक्र करते हुए कहा, बेटा आपको दर्द हो रहा होगा, देखिए कितना खून बड़ा है, हम आपके फर्स्ट स्टेट कर देते हैं। ये कहते हुए अपने घर के नौकर यानी रामू काका को बोलते लगी, रामू काका फर्स्ट स्टेट लेकर आए, इस बच्चे को चोट लगी है, इनके हाथों की ड्रेसिंग करनी है। वही आर्य, अर्पिता जी को इतनी चिंता करते हो खुद की देख उन्हें अपनी माँ आस्था जी की याद आ जाती है, क्योंकि एक में ऐसे अपने बच्चे की चिंता करती है। आर्य कृद्धन की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। कृद्धन आर्य की नजरों का सवाल समझकर बोलना है, यह मेरी माँ है अर्पिता ओबरॉय। आर्या मुस्कुराते हुए अर्पिता जी की तरफ देखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ आंटी। अर्पिता जी मुझे करते हुए कहती, बेटा आपको इतनी चोट लगी और खून निकल रहा है, आप कह रहे हो ठीक हो? चुपचाप आप हमारे साथ चली, हम आपकी ड्रेसिंग करेंगे। आर्या भी बिना कुछ कहे अर्पिता जी के पीछे चली जाती है। उनकी ममता को देख कर के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कृद्धन आर्य को चुप देखकर मुंह बनाकर उसके कान में बोला, अब क्यों नहीं बोला, अब बोलती क्यों बंद हो गई, मेरे सामने तो बड़ा बकरी की तरह मुंह चलती है। वही आर्य ये सुनकर कृद्धन को गुस्से से घूरती है, गुस्से से बोलते, अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हारे परिवार के सामने अभी धो दूंगी। फिर मत कहते रहना कि कैसी जंगली बिल्ली पाई है। कृद्धन गुस्से से आर्य को देखते ही बोला, सोचना भी मत ऐसे करने की। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, अभी देखो मैं क्या क्या करती हूँ। ये कहकर आर्य कृद्धन को एक डेविल स्माइल पास करती है। अर्पिता जी कुछ ही देर में आर्य की ड्रेसिंग कर देती है, फिर आर्य के बालों को सहलते हुए कहती है, बेटा आपका नाम क्या है और आप कितनी चोट कैसी लगी? आर्य मासूम सा फेस बनाकर अपना चेहरा नीचे छुपा के रहती है, कुछ नहीं आंटी, वह ऐसे ही चोट लगा गई बस। बलदेव जी अरे से पूछते हैं, बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं, आप बताए आपको कैसे चोट लगी, किस नालायक ने तो कुछ नहीं कर कृद्धन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। आर्य मासूम से चेहरा बनाकर बाल दिए जीव की तरफ देखकर कहते, नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ऐसा आप लोगों से मिलने की जिन तो इन्होंने को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आप इन पर गुस्सा मत होए, गलती मेरी है, इन्होंने माना किया था, हम अपने बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ये कहते हो और नीचे मुंडे करके हंस रही होती है। कुलवंत जी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए आर्य से पूछते कि बारे में बात कर रहे हो, किस बारे में नहीं बताना था?
आर्य प्रधान की तरफ देखकर जो सही घर के देख रहा होता अब से डरने का नाटक करते अपना सर नीचे छुपा के अर्पिता जी से चिपक जाती है। बलदेव जी थोड़ी सख्त आवाज में बोलते, आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनको हम देख लेंगे, हमारे रहते ही आपको हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, बेझिझक सच बताए हमें। कृतधन आर्य को देखते हुए पहले तो शौक होता है, फिर कहता है ये लड़की कितनी चेंट है, अभी कुछ देर पहले शेरनी बन रहे थे, अभी यहाँ के भीगी बिल्ली बन गई है। इसकी सजा तो तुम मिलेगी जान, पनिशमेंट तो बनती है ना जान, आखिर तुमने हमें फंसाए तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी ना जान, वह भी हमारे स्टाइल में। आर्य जी झुकता हुए बोली, हम पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में, मगर हम कितनी बार इन्हें कहा है हमें आपके फैमिली से मिलना है, मगर ही हर बार कुछ ना कुछ बहाना करके मना कर देते कि हमारी फैमिली वाले इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, हम जब भी मिलने को बोलते तो हम पर गुस्सा करते हैं, ये बोलते हैं हमारे दादा दादी थोड़ी ओल्ड फैशन के हैं, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा, लव मैरिज यू मैरिज। ये सुनते ही कुलवंत जी गुस्से से अपनी छड़ी उठाते हुए कहती है, माठ हुए कृतधन को, बदमाश कहीं कि हम तुम्हें कहां से ओल्ड फैशन लगता, और काम हमने कहा कि तुम लव मैरिज नहीं कर सकते, और कब हमने तुम्हारे इस रिश्ते को माना किया है, बताओ, तुमने तो हमें हमारी होने वाली बहू के सामने बड़ा बना दिया, नालायक कहीं के, खुद तो कुछ काम नहीं करते, दुश्मन हमारे पर पोती नातिया के। अगर यह बच्ची आ जाती नहीं तो हमें कैसे पता चलता तुम क्या खिचड़ी बना रहे हो, कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है, कितना परेशान करके रखा है तुमने। अत्याचारी खड़ूस ड्रैकुला हो गया, बिल्कुल अपने दादा की तरह। बलदेव जी जो इतनी देर से सत्य अपनी बीवी की बात साधन को गुस्से से घूरते हुए कहते, नालायक कहीं के, तुम्हारी वजह से आज हमारी बीवी हमसे नाराज हो गए, अगर नहीं मानी ना तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। कृतधन गुस्से से बोल, ऐसी बीवी क्यों ले थे जिसे मानना पड़े बार बार। आर्य मासूम सा फेस बनाते हुए कृतदान से कहती है, दादी कितनी अच्छी, आप ऐसा क्यों कहा रहे हो, देखो ना कितने प्यार करती है सबसे, और दादा भी कितनी क्यूट, आप तो बेफालतू में दादा को इतना जल में जुल्मिका रहे थे। अगर आपको हमसे नहीं मिलवाना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सबके बुराई थोड़ी कर सकते हो, सब कितने क्यूट है। बलदेव जी आर्य की बातों को कृतधन को घूरते हुए कहते कि किसी के सामने ऐसी तरफदारी की है तुमने। कुलवंत जी भी करते धन को घूरते हुए कहते, अगर यह बच्ची आई ना होती तो हमें तो पता ही नहीं चलता तुमने क्या क्या कारनामे कर रखे देश में हमारे खिलाफ। कृतधन गुस्से से बोले, कोई मासूम बच्ची नहीं, शैतान की पुड़िया है। आर्य सुबह कहते, हम शैतान की पुड़िया है, हमसे पीछा छुड़ाने के लिए सबका रहे, हम इतने बुरे भी नहीं हैं, हम कितने मासूम हैं, आपसे तो अच्छे हैं, आपसे शैतानों के नाना है। वही तभी आर्य को किसी के हंसने की जोर से आवाज आती है, तो आर्य अपना सर उठाकर सामने देखकर जहां पर इसी से थोड़ी बड़ी 2 लड़कियां दिखती है जो बहुत क्यूट प्यारी है। आर्य मुंह फुला के हम दोनों की तरफ देखते और कहते, हमने क्या जोक मारा जो आप दोनों हम पर हंस रहे हो। ये दोनों कृतधन की बहन अहाना और मिस्टी। मिस्टी आर्य के पास आकर बोली, नहीं भाभी आप क्यूट हो, आपने कोई जोक नहीं मारा, बस आज पहली बार भाई के टक्कर का कोई मिला है जो इतने अच्छे से उन्हें संभाल सके। आर्या कृतधन को ऊपर से नीचे अजीब नजरों से देखी आए है। कृतधन आर्या को ऐसे खुद को देखा हुआ देख बोलना है, मुझे इतना गुरूर के देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ। आर्या उल्टी जैसा फेस बनाकर बोलते कि सपनों में और हैंडसम, और तुम, मैं तो ये देख रही थी कि तुम अभी भी इतने छोटे बच्चे हो जो तुम्हें नैनी की जरूरत पड़ गई संभालने के लिए, जब मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा। चैप्टर 24 कृतधन ने किया आर्य की फीलिंग को हट। कृतधन आर्य की बातों को सुन गुस्से से बोलना है, शट अप, तुम्हारा दिमाग घुटनों में गया है क्या, जैसे पागल की बातें करती रहती हो। कुलवंती जी मुझे से कहते हैं, चुप हो जा नालायक, बच्ची को ऐसे डरने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। कृतधन गुस्से से कहते हैं, आपकी बच्ची मेरी जान है तो इस बच्ची कहना बंद कीजिए, इससे जो भी कहना हक है वह मेरा है, आपका नहीं, आप अपनी जाकर बेबियों को संभालिए। कुलवंत जी गुस्से से कहती है, बदतमीज लड़का, तूने शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसे बोलते में, अभी हमारी बहू आई है और तुम ऐसे बात कर रहे हो। कृतधन बेफिक्रे से बोला, बहू आई तो क्या वह भी मुझे बेबी ही बोलेगी, आप मॉडर्न हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि वह ओल्ड हो गई है, मिया जान इज गोल्ड। कुलवंत जी बोले, कुछ तो शर्म कर ले, शर्म भी खाए लगा रहा है तुमने नालायक। कृतधन जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अगर आपने और दादा ने शर्म की होती तो आज हमारी इतनी बड़ी फैमिली कहां से आती, चढ़ाते हुए बोला कुलवंत जी को कृतधन। आर्य मुंह फाड़े कभी कृतधन को देखते कभी उसकी फैमिली को, जैसे आज उसे कोई 8वां अजूबा देख लिया, वह मान में कहती है, मुझे तो लगती आदमी मेरे सामने ही बेशर्म, ये तो मगर अपनी फैमिली के सामने महाबेशर्म है।
कुलवंत जी रोनी जोशी शक्ल लेकर बलदेव जी की तरफ देखती है, वहीं पर उनकी ऐसी शक्ल देखकर बलदेव जी गुस्से से कहते हैं, नालायक, मुंह बंद कर वरना तेरी शादी उसे सोनिया से कर दूंगा, फिर तेरे सर पर चढ़ के नाचेगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। आर्या बलदेव जी की तरफ देखकर कंफ्यूजन से पूछता है, सोनिया कौन है? बलदेव जी की कृद्धन की तरफ देखकर डेविल स्माइल करते हुए जैसे बोलते, बता दूं। कृद्धन बलदेव जी को डेंजरस लुक देता है, जैसे कह रहा हो बताकर दिखाओ, फिर आपकी खैर नहीं। बलदेव जी आर्य की तरफ देखते हो कहते हैं, वह है ना सोनिया है ना इस नालायक की गर्लफ्रेंड थी जो पता नहीं कहां से अचानक प्रकट हो गई है, अब महाशय से शादी करना चाहती है। महाशय ने कुछ नहीं कर सबके सामने सोनिया ने कहा है वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। आर्य ये सुनते ही जोर से रोने लगती है और वहां से कुशन उठाकर कृतधनन की तरफ फेंकते हुए कहते, बेवफा बदतमीज कैरेक्टरलेस चमगादड़, कौन सी चुड़ैल मिल गई जिसे बच्चे पैदा करने के लिए उठा लाई। जोर से दहाड़ मार हुए आर्य रोने लगती है और वहीं बैठकर अपनी छाती पीने लगते हैं। आर्य को ऐसे रोते हुए देखकर कृतधन एक पल के लिए शोक हो जाता, फिर उसके पास जाकर कहता है, जान ऐसा कुछ नहीं है। आर्यकृत धन को खुद से दूर धक्का देते रहते, मेरे फ्यूचर बेबिये का क्या होगा? मैं ये सुनते सबको दूसरा शौक लगता है। बलदेव जी आर्या से पूछते हैं, बेटा फ्यूचर बेबी मतलब प्रेग्नेंट हो? इस नालायक में तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा मुंह दिखाने लायक। कृद्धन मुंह बनाते हुए कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सोनिया को नहीं जानता। और बच्चे तुम ये क्या कहा रही हो जान, ये बेबिये कहाँ से आ गया? और जान? आर्य मुंह बनाते हुए अपने नाक को कृद्धन की कोट में पूछते, जो रोने की वजह से बाह गए थे। प्रधान आर्य को गुस्से से घुटने के और कुछ पूछना है तो अरे मंडी ना मिला देती है। नहीं अभी तो और गंगा जमुना बा होगी ना, तो अभी तो बच्चा होगा ना, पूछ लो। और कृद्धन चिढ़ते हुए कहता है। आर्य मुंह बनाते हुए कहते, जब आएगी तब पहुंच लूंगी, कहानी भगाना मत, नहीं रुको। और मैं क्या बात रही थी अभी, तुम्हारे चक्कर में सब भूल गई, बीच में मत टोका को करो ऐसे बार बार। मिस्टी टपकक से बोली, बच्चों के बारे में कह रही थी आप भाभी? आर्य खुश होते, बल्कि हाँ हाँ सही कहा तुमने, तुम ही तो एक अच्छी हो, बाकी सब भी अच्छे हैं, अगर यह नालायक बुरा है। कृद्धन मुंह बनाते हुए बोला, यही नालायक तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है। आर्य रोटी हुए, बाली मेरा नहीं सोनपरी का। मिस्टी कंफ्यूज होते, बल्कि भाभी सोनपरी कौन है? आर्य रोटी हुए बोले, अभी दादाजी ने बोला ना, वही तो सोनपरी। मिस्टी हंसते हुए बोली, भाभी और सोनपरी नहीं, सोनिया है। अरे रोटी हुए मुंह बनाते हुए, सोनपरी हो ये सोनिया, मुझे क्या करना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी छोड़ने। और मैं कह रही थी मेरे फ्यूचर बच्चन को क्या होगा, अगर नालायक से शादी करी तो फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे क्या? फिर आर्य प्रधान की तरफ देखते हुए शक बड़ी नजरों से देखकर बोली, कहीं तुमने तो कोई गड़बड़ नहीं? कृद्धन मुंह बनाते हो बोला, मुझ में कैसी गड़बड़ की बात कर रही हो? अरे मुंह बनाते हुए कुलवंत जी से बोली, दादी अपने पोते का एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना, पता चले इनका कोई पार्ट डिफेक्ट हो, फ्यूचर में आपके पोता पोती कहाँ से आएंगे? कुलवंत जी भी आर्य का साथ देते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहा रही हो, वही तो सोचो इतने सालों से लड़कियों से दूर क्यों भागता, शादी के नाम से अब गर्लफ्रेंड बनाई भी तो उसे हमसे मिलवा नहीं रहा है, कल ही डॉक्टर को बुलाकर इसका चेकअप करवा लेंगे। अगर इस नालायक डिफेक्टिव पीस में कोई डिफेक्टिव निकला ना तो तुम्हें गोद ले लेंगे, तुम्हें अपनी पोती बनाकर अपना वंश आगे बढ़ाएंगे, तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से करवाएंगे। कृद्धन का तो जैसे सर फटने को हो गया और कुलवंत जी बातें सुन सुन के गुस्से से सब बोला, आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा सभी पार्ट ठीक है और तुम्हें अभी बताता हूँ, ये कहते हो आर्य को गोदी में उठा ले और सीडीओ की तरफ जाते हुए बोला, चलो तुम्हें रूम में बताता हूँ मैं कि मेरे पास डिफेक्ट है या नहीं। आर्य कृद्धन को मारते हुए कहती है, जंगली मुझे नीचे उतारू, कहाँ ले जा रहे हो? कृद्धन आर्या की तरफ देख डेविल स्माइल करते हुए बोलते, अपने पथ चेक करने तुम्हें शक है ना कि पार्ट ठीक है, नहीं फ्यूचर में तुम्हें बच्चे होंगे कि नहीं, तो अभी ट्राई कर लेते ताकि तुम्हें फ्यूचर की चिंता ना रहे। आर्या बत्ती सी दिखाए हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, अभी बच्चे नीचे उतार दो ना, बच्चे की जान लोगे क्या? कहते कहते अरे रोनी सूरत बना लेती है। कृतदान आर्य से मस्ती करते हुए कहता, ना बच्चे ऐसे कैसे चलेगा, हमको इस्तेमाल लेते हैं तो उसे चेक करके लेते ना, और ये तो तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड की बात है तो तुम्हें चेक करना जरूरी है ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने हर एक पार्ट ढंग से चेक करवाऊंगी। आर्य रोनी सूरत बनाते हो हाथ पैर हिलाते हुए कहते, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चेक करना, तुम्हारे पास बहुत अच्छी है, सुंदर है। क्रीधन आर्य को तेज करते हुए मजे लेते हुए कहता है, नहीं बेबी तुमने तभी मेरे कोई पार्ट देखे नहीं, तुम कैसा कर सकती हो, ऊपर से देखने में भले में हैंडसम, अंदर के पार्ट तुम्हें चेक करने होंगे ना।
ये कहते हुए कीर्तन आर्य को बेड पर लेट देता और खुद खड़े होकर अपने कपड़े उतारने लगता है आर्य के सामने। आर्य चकते चिल्लाते हुए कहती आई है, नहीं बेवकूफ़ आदमी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने कितना मुझे परेशान किया था आज पूरे दिन, इसलिए तो मैं तो तुमसे बदला ले रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे घर वालों के सामने ऐसा कहूंगी तो आज तुम्हारी अच्छी खासी दांत लगी, मगर मुझे क्या पता तो तुम मेरी वोट लगा दोगे। आर्य कितने हिले और इतना चिकनी से उसके अचानक से गांव में दर्द होने लगता है। वह अपने जख्मी हाथ को पकड़ के चोरों से अपनी आंखें खींच लेती है। वहीं कृद्धन आर्य को दर्द में देख उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या जरूरत इतना ही, लेकिन मैं कुछ को थोड़ी कर रहा था। उसके गांव के पत्ते को खोलने हुए वापस से गांव को साफ करने के लिए मेडिसिन बॉक्स लेता है और उसकी पट्टी को ठीक से अच्छे से साफ करके गांव को उसके ऊपर मेडिसिन लगाकर पट्टी बांध देता है। आर्य प्रधान को बड़े गौर से देख रही थी कि उसके इतना दर्द होने पर उसे कितना दर्द हो रहा है, उसके चेहरे पर उसकी फिक्र साफ दिख रही थी उसके लिए। कृद्धन कहत, मैं ड्रेसिंग कर दी है और अपने कपड़े चेंज कर लो, वॉशरूम उसे तरफ है। आर्य कृद्धन को देखते हुए कहते, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है वैसे भी। आर्य उठकर जाने को होती है, कृद्धन उसका हाथ पकड़ते लेता है, अरे चढ़ते हुए कहते, आप क्या, आप तो ड्रेसिंग हो गई है, अब तो मैं घर जा सकती हूँ। कृद्धन अड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम किसी के पास सुनती हो कि नहीं, मैंने कहा ना आज तुम कहीं नहीं जाओगी, अपनी हालत देखो, कपड़े कितने खून से भीगी हुए हैं, अगर ऐसे तुम्हारी मॉम ने देखा तो कितना घबरा जाएगी तुम्हें देखकर। आर्य अपने कपड़े को देखते हैं तो उसे कृद्धन की बात सही लगती है तो वह उसके बेड पर बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है तो कृद्दान भी आर्य को वैसे घूरते हुए कहता, क्यों ऐसे घर रही हो मुझे। आर्य गुस्से से कहते हैं, इसलिए घर रही हूं कि तुम्हारे अंदर झांक के देखे तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं, अभी का रहे तेरे कपड़े जाकर चेंज कर लो, कपड़े के हवा में से प्रकट करूं ये जादू से लाऊं, तुमने क्या मुझे जादूगरनी समझ रखा है। अब जाकर कृद्धन को अपनी गलती का रियलाइज होता है, वह उठकर अपने क्लोज बेडरूम की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में कृद्धन एक ब्लैक कलर की शर्ट लेता है जो कि कृद्धन की थी। आर्य को शर्ट ला के देता और कहते, लो जाकर बाथरूम उसे तरफ है, जाकर चेंज कर लो। आर्य शर्ट लेकर बाथरूम में चली जाती है। कृद्दान थोड़ी देर में दूसरे बाथरूम से फ्रेश होकर आ जाता है। इस वक्त उसने एक डेली टी शर्ट और लोवर पहने हुआ था। वह अपना लैपटॉप लेकर काम करने के लिए बैठता है, तभी उसे आगे की चीज सुनाई देता है। वह और बढ़ा के उसके बाथरूम जो कि खुला था उसमें घुस जाता है। आर्य सिर्फ इस वक्त अपने इनरवियर में थी। कृद्धन कहता है, क्या हुआ, ये सुनते ही आर्य घबरा के सामने पड़े टावर से खुद को छुपाने लगती है। कृद्धन आर्य को हड़बड़ाता देख अपनी आंख बंद करके पास उसके जाकर, रिलैक्स, मेरी आंखें बंद है। ये कहते ही टावर समेत आर्य को अपनी बाहों में उठा लेता है और रूम के आकार बेड पर लेट देता है। आर्य कृद्धन को ही देख रही थी, जिसे इस बीच एक बार भी अपनी आंखें खोलकर उसको नहीं देखा। जिसे देख आर्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आर्य प्रधान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम अपनी आंखें खोलो, मैं टावर पहन रखा है। कृद्धन अपनी आंखें बंद किया हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो उल्टा सीधा। आर्य बोलते हैं, मुझे भरोसा है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। आर्य के अपने ऊपर विश्वास देखकर कृद्धन अपनी आंखें खोलकर आर्य की आंखों में देखा है, जिसमें उसके लिए भरोसा बेशुमार दिखे रहा था। कृद्धन की नज़र अचानक से आर्य के पिंक लिप्स पर जाती है, जिससे उसका गला सूखना लगता है। फिर अचानक से वह अपनी नज़र आ रहे से फेर लेता है। आर्य ये देखकर स्माइल करते हुए कीर्तन की तरफ बढ़ जाती है। आर्य अचानक से कृद्धन के होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे शिक करने लगती है लॉलीपॉप की तरह। वही आर्य की हरकत से कृद्धन शौक हो जाता है। आर्य को खुद से दूर करते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो। आर्या कृद्धन की बातों का जवाब देते हुए कहती है, जो तुम्हें चाहिए था वह दे रही हूँ। कृद्धन की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ये कहकर वह जाने लगता है कि अरे उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। अरे गुस्से से कहती, अगर ऐसी बातें तुमने कॉलेज में सबके सामने मुझे किस क्यों किया, क्या तब तुम्हें मेरे जिसकी बुक की इसलिए सबके सामने किस किया था है, बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। कीर्तन प्रधान गुस्से से फ्लावर वास वहां से उठने हुए जमीन पटकते हुए कहते, शट अप आर्य, खबरदार, जो खुद के मुंह से खुद के लिए कुछ बुरा निकला था मुझे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं सबके सामने इसलिए की किया था क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरा हक है तुम पर। अरे अभी गुस्से से कहती है, तब तुम्हारा हक था, अब क्या हुआ जब मैं तुम्हें किस कर रही हो तो तुम्हें जिसकी भूख लगा रही है ये।
मेरा हक नहीं है तुम्हारे पर, यह कहते हुए आर गुस्से से उठने हुए कृद्धन की बालकनी की तरफ चली जाती है। वहीं अब प्रधान को अपनी गलती का रिलीज होता है कि उसने अनजाने में ही आर्य की फीलिंग को है कर दिया हट। आर्य बालकनी में आकर सामने देखते हैं जहां पर सूर्य डूब रहा था, जिससे पूरे सुनहरा रंग छाया हुआ था चारों जगह। तो अब क्या करेगा कृद्धन आर्य को मनाने के लिए, और आर्य क्यों कर रही है कृद्धन के साथ ऐसा व्यवहार। चैप्टर 25 मृत्युंजय के खतरनाक इरादे। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय की गाड़ी इस पहाड़ी पर आकर रुकती है जहां पर इस वक्त एकदम सुनसान जगह थी। कल घना जंगल जहां पर एक भी आदमी इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ जानवरों की आवाज आ रही थी, वह भी डरावनी, जिससे किसी की भी रुक आप सकती थी। जो आम आदमी था वह तो यहां आने की भी कोशिश नहीं करेगा, मगर मृत्युंजय आया था अपने एक मकसद के लिए। मृत्युंजय गाड़ी से निकलकर जंगल के अंदर काली गहराइयों में चला जाता है। वहीं मृत्युंजय के बॉडीगार्ड और वह ड्राइवर में खड़े हुए थे। ज्यादा तो ड्राइवर डरा हुआ था क्योंकि उसकी नौकरी अभी लगी हुई थी। पहले वाले ड्राइवर को तो इसकी आदत थी, मगर एक गलती की वजह से मृत्युंजय ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ड्राइवर देते हुए कहते हैं, पता नहीं ये कर कौन सा जीव प्राणी है जो इतने घने जंगल में आए हैं जहां पर कोई नहीं आता। वहीं मृत्युंजय गहरी खाई की तरफ जा रहा था जहां पर अदृश्य सीढ़ियां आती जा रही थी। यह वह पहले वाला मृत्युंजय नहीं लगा रहा था जो सबके सामने थोड़ा डोमिनेटिंग और खड़ूस लगता था। जैसे जैसे वह आगे जा रहा था उसके आगे और चारों तरफ काली गुहा की रोशनी बनती जा रही थी, जैसे कोई अतृप्त काली शक्तियों का वास हो उसके आसपास। खाई में जाने के बाद अचानक से मृत्युंजय रुकता है जहां पर उसे सामने खंडार दिखता है। बिना झिझक बिना डर के मृत्युंजय उस खंडार के अंदर चला जाता है। खंडहर के बाहर जितना डरावना था, अंदर उतना ही ज्यादा भयानक मंजर था, मगर उतना ही आलीशान। चारों तरफ जिंदा आदमी थे और उनके आसपास कुछ अजीब सी रोशनी जो कि सभी आदमियों से निकलकर एक जगह इकट्ठी हो रही थी। और वह बीच में एक पत्थर था जहां पर वह रोशनी जा रही थी। तभी मृत्युंजय के सामने एक बुढ़ा और बहुत ही डरावना आदमी आता है जो कि काले वस्त्र की धोती ऊपर गमछा पहने हुए था। हाथों में कुछ अजीब सा अस्त्र था। मृत्युंजय उनके पैर छूते हुए बोलते, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मृत्युंजय को आशीर्वाद देते बोलते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारे सभी मनोकामना और लक्ष्य पूरे हो। जिसे मृत्युंजय डेविल स्माइल करते हुए दिखते, इतने हंसते हुए कहता, वह तो होना ही होगा। गुरुजी चिंतित स्वर में रहते हैं, यहाँ आने का कोई जरूर महत्वपूर्ण कारण होगा तभी तुम यहाँ आए हो, वरना तुम बिना कारण के यहाँ नहीं आ सकते। मृत्युंजय गुस्से से बोलते हैं, हाँ, क्योंकि वह मेरे हाथ से अब दूर जा रही है, मुझे दूर जा रही है। पहले उसके पास आने से मुझे नफरत थी, अब उसकी दूर जाने से हो क्या रहा है मेरे साथ मुझे खुद नहीं पता। आपने कहा था वह मेरे लिए नहीं बनी, मैं उसके लिए नहीं बना, मगर अब मेरा अपने आप पर नियंत्रण होता जा रहा है उसकी वजह से। गुरुजी कुछ सोचते हुए कहते, चलो मेरे पीछे मृत्युंजय से। गुरु जी की बातों को मानते हुए मृत्युंजय उनके पीछे एक सुनहरे रंग के दरवाजे के पास आकर रुकता है। उनके खोलने हैं वह दरवाजा एकदम सुनहरी रोशनी देने लगता है, जिसे देख एक पल के लिए गुरुजी अचंभित रह जाते हैं। मृत्युंजय उनसे पूछता है, गुरुजी रोशनी कैसे, पहले तो रोशनी कभी नहीं आई। गुरुजी अंदर जाते हुए कहते हैं, वह तो मुझे में नहीं पता, जरूर कुछ हुआ है जो बदला है जो हमें नहीं पता, पता लगाना होगा, पता नहीं लगाया तो कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। मृत्युंजय गुरुजी एक कमरे के अंदर जाते हैं तो सामने आरेख की बड़ी सी तस्वीर लगी रहती है। चारों तरफ तितलियां उड़ रही होती है। उन तितलियां का रंग अब धीरे धीरे कलरफुल हो रहा होता है। काली थी जहां अब धीरे धीरे उनके अंदर जाने रही थी। दीवारों पर जो पड़ने जमीन तो वह हटके एक अनुभूति अभ्यास दे रही थी। मृत्युंजय सबको ज्ञान से देखते हुए कहता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ ऐसा था ही नहीं, यहाँ सब निर्जीव था, अब जीवित कैसे हो रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। आपने कभी कहा नहीं था कि जब तक मेरी जीवन साथी ना मिल जाए उसकी तस्वीर यहाँ आएगी, मगर यहाँ आर्या की तस्वीर है आज। पहले तो यहाँ त्रिशा की तस्वीर थी और आज यहाँ पर आर्य की तस्वीर कैसे गुरुजी। गुरुजी मृत्युंजय को कहते, शांत हो जाओ, पहले हमें कुछ करना होगा, फिर हम तुम्हें कुछ बता पाएंगे। ये कहते हुए सामने से एक लोटा जल लेते हैं, उसमें कोरिया राखी हुई थी, वह निकालकर आसमान में उड़ने हैं जो कि स्टार बनता है। और चक्र के साथ की ग्रह दशा बहुत ज्यादा प्रबल थी। उसे कौड़ियों के ऊपर जाने से उसके अंदर की रोशनी को सेंड कर पाना नामुमकिन था। गुण कुड़ियों को देखते हुए मृत्युंजय से कहते हैं, लगा रहा है कुछ हुआ है इन दोनों में, क्योंकि उसकी दशा बदली है, दिशा बदली है, और उसके चक्र दशा ये बता रही है उसका जीवन प्रबल है, और उसके साथ जिसकी भी जिंदगी जुड़ेगी उसका जीवन इस दुनिया का सबसे प्रबल इंसान बनने में उसकी मदद करेगी। मृत्युंजय गुरुजी से पूछता है, किसकी बात कर रही है, किसकी कुड़ियां है ये, त्रिशा की।
गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, हर बात तुम गलत समझ लेते हो, ये त्रिशा की नहीं इसी की है, जो पहले निर्बल थी अब इतनी प्रबल है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। कुछ शक्तियां आई है उसके पास इन कुछ दिनों में, वह कैसी शक्तियां हैं वह तुम्हें पता लगाना है। अब आगे का काम तुम्हें करना है सावधानी से, क्योंकि तुम नहीं जानते इन कुछ दिनों में उसके साथ क्या हुआ है जो वह ऐसी बानी है प्रबल। मृत्युंजय दीवानगी के साथ कहता है, आप आर्य की बात कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी हमें सर हिलाते कहते हैं, अच्छा हुआ तुम समझ गए। आप सही कहा रहे, उसके अंदर कुछ बदला है, कुछ तो ऐसा हुआ है उसके साथ जो हमसे छुपा रही है, मगर मैं भी मृत्युंजय हूँ, पता लगा के रहूंगा स्वीट हार्ट के बारे में। तभी आर्य की कोड़ी में कुछ होने लगता है तो गुरुजी ऊपर देखते हैं तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीर ए जाती है। चिंतक की लकीर देखकर मृत्युंजय उनसे पूछता है, अब क्या हुआ कि कोरिया वापस क्यों मिल रही है? गुरुजी मृत्युंजय की तरफ देखकर कहते हैं, लगता है उसकी जिंदगी में कोई आया है। मृत्युंजय गुस्से से जब ये सुनता है तो कहते हैं, हाँ आया है, उसे प्रधान की याद आती है एकदम से। मगर ज्यादा दिन तक स्वीट हार्ट के साथ नहीं रहेगा, जो मेरा है वह मैं वापस लेकर रहूंगा और स्वीट हार्ट मुझसे दूर नहीं जा पाएगी। थोड़ी सी नाराज है, मैं उसे मना लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। गुरुजी परेशान होते हुए कहते, तुम समझ नहीं रहे हो, इस बार जो आया है उसकी जिंदगी में उसकी भी आर्य है जितनी है, मगर आर्य से ज्यादा परभनी। अगर उसका मिलान आर्य के साथ हुआ तो तुम सोच नहीं सकते वह कितना प्रबल इंसान बनेगा। याद रखना, किसी भी कीमत पर इन दोनों का मिलन ना हो ना पाए, वरना तुम्हारा विनाश होगा। क्योंकि इन दोनों की कोरिया मिलने पर से तुम्हारी कोड है का यह क्योंकि इन दोनों की कोरिया मिलने पर से तुम्हारी कोरिया का ये बदलना, मतलब तुम्हारे ग्रहण का निर्बल होना, एक ही संकेत दे रहा है तुम्हारे विनाश। मृत्युंजय मां रखे हुए बड़े सेटअप को फेंकते हुए कहता है, आज तक कोई आया नहीं है, उसके जिंदगी में आगे भी नहीं आएगा और ना मैं आने दूंगा, वह सिर्फ मेरी है। अब जब मुझे सच पता है तो मैं किसी भी कीमत पर उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे किसी की जान लेनी पड़े, ये चाहे अपनी हदों को पार करना पड़े। क्योंकि मेरी मर्जी थी पहले कि स्वीट हार्ट मेरे से दूर जाए, मेरे करीब ना आए। अब जब मेरी मर्जी नहीं थी तब भी वह मुझसे दूर नहीं गई, अब जब है तो मैं उससे खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। रही बात उसे इंसान की, जो आया है तो उसे तो जाना पड़ेगा। हम दोनों के बीच में से, हम दोनों के बीच में जितने भी आने की कोशिश की उसका नाम वह निशान मिटा दूंगा। ये कहते हुए मृत्युंजय जोर से चीखता, उसके चीखने से एक रोशनी निकलती और साथ में धुआं भी। गुरुजींजय को सचेत करते हुए कहते, ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे उसे तुम्हारे कदम की भनक लगे, क्योंकि तुम्हारा एक गलत कदम उसके कदम को मजबूत कर सकता है और तुम्हारे मकसद को कमजोर। गुरुजी की बात सुनने के बाद मृत्युंजय गुस्से से वहां से निकाल जाता है। गुरुजी मृत्युंजय को गुस्से से यहां से जाते हुए देखा, कहते हैं, अच्छा होगा अगर तुम अभी संभल जाओ, अगर तुमने कोई कदम उठाया तो तुम्हारा ही विनाश होगा और मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते कभी भी अपने शिष्य का विनाश होते हुए ना देख पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया होटल में, इस होटल के एक प्राइवेट रूम में दो लोग आपस में सामने बैठे हुए थे। एक आदमी ग्लास बोल से बाहर शहर को देख रहा, दूसरा सोफे पर बैठे उसे आदमी को घर रहा था। वही उसका दोस्त उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतने ध्यान से बाहर क्या देख रहे हो? आज फिर इस शहर में आकर मुझे उसकी याद आ गई, जो मेरा नहीं था, फिर उसकी याद आ गई, एक बार उससे मिलने का दिल कर रहा है। उसके साथ जो सोफे में बैठा हुआ था आदमी, वह गुस्से से बोला, तुम पागल हो गया, उसकी शादी हो चुकी, उसके इतने बड़े बच्चे हैं। दोनों की उम्र 50 से 55 के आसपास थी। उसमें से ग्लास रोल आदमी गुस्से से बोला, मुझे उसे कोई मतलब नहीं, मैं उससे कोई दर्द नहीं देने जा रहा, जो मैं उसके बच्चों को हम करूंगा, मेरे को सिर्फ उससे मिलना है एक बार। रणधीर, तुम बोल रहे हो कि आस्था की अब शादी हो चुकी है, उसके 6 बच्चे भी है? रणधीर गुस्से से बोल, कैसी शादी जिसे शादी में उसे कोई सामान और प्यार ना मिला हो? विक्रम रणधीर बजाज को समाज जाते हुए बोला, तुम गलत समझ रहे हो रणधीर, भले ही उसकी शादी सही नहीं चल रही, मगर तुम उसकी जिंदगी में तो वापस नहीं जा सकते ना। एक मौका था तुम्हारे पास उसके पास जाने का, मगर तुमने खुद मुंह का गवाया, अब तुम उसकी जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी को और उलझाओगे। आस्था भले ही तुम्हें माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, मगर तुम भी कहीं ना कहीं जानते तुमने उसका दिल दुखाया था, तभी उसने अभिजीत से शादी करी, वरना वह अभिजीत से शादी नहीं करना चाहती थी। तुमने खुद उसके लाइफ से जाना चूज किया, अब तुम उसकी लाइफ में जाकर क्या करना चाहते हो? रणधीर बाहर देखते हुए जुनूनियत से बोला, इस बार सिर्फ उसको देखना चाहता हूं कि वह ठीक है, नहीं तसल्ली दिलाना चाहता हूं अपने इस बेचैन दिल को। मैं जानता हूं मैं उसके साथ गलत किया, उसके प्यार को ठुकरा के गलत किया, मैं वह गलती तो सुधार नहीं सकता, मगर उसके गम में तो उसका साथ दे सकता हूं ना। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अभी भी वह तुम्हारे दिल में है?
रणधीर हंसते हुए बोला, मेरी सांसों में या तुम दिल की बात कर रहे हो, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक वह मुझसे दूर नहीं होगी। विक्रम हंसते हुए बोला, अच्छा मजनू रुक जा, अगर उनके बेटे कोई उसकी बेटी को पता चला ना तेरा मजनू गिरी निकाल देंगे इस उम्र में, और मैं कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगी, ना तेरी मजनू की लैला आएगी तुझे बचाने। रणधीर गुस्सा से बोला, अगर तेरे की डांट दिखाना हो गया हो तो मुंह बंद कर, वरना भाभी को फोन करके तेरे करना में बात दूंगा यहाँ के। कैसे इस उम्र में बुढ़ापे में जवानी का शौक पाल रखा है, अपने लिए बीवी ढूंढ रहा है, नहीं तब तेरी सारी डांट तोड़ देंगे भाभी। विक्रम रोनी सूरत बनाते हो बोल, तू यार है कि दुश्मन, मेरा घर तोड़ना चाहता है साले, खुद का तो बस नहीं मेरा तोड़वा रहा है, तुझे तरस नहीं आता अपने इस दोस्त पर मासूम से। कौन है रणधीर बजाज, क्यों आया है वह आस्था जी की जिंदगी में? आखिर मृत्युंजय और गुरुजी क्या है राज, क्या करेगा अपने मकसद के लिए मृत्युंजय?